प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की जो लेटेस्ट पाठ्य पुस्तक, इसके अध्याय संख्या 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अभ्यास कार्य के प्रश्नों को। यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न है, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर के रूप में आपको लिखना है, इस अध्याय में अध्ययन की सभ्यता के 3 प्रमुख नाम है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के अनेक नाम होने के प्रमुख कारण हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है जो यह सभ्यता पंजाब और सिंध के विशाल मैदान में विकसित हुई। इस मैदान को सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित करती है, इसलिए इस मैदान में विकसित हुए प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। पहले विद्यार्थियों, आगे 2 नंबर पॉइंट, इस मैदान की वर्धी दिशा में पहले सरस्वती नदी हिमालय की तलहटी से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में प्रवाहित होती थी। इस नदी के तट पर भी की गई खुदाई में इस सभ्यता के कई महानगर जैसे राखीगढ़ी, गनेरीवाला, कालीबंगा, बनावली आदि मिले हैं। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, 3 नंबर पॉइंट, लगभग एक शताब्दी पहले 1920-21 में पाकिस्तान का हड़प्पा यानी कि पंजाबी सभ्यता से संबंधित पहला उत्खनित नगर था, अतः उनके नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे 2 नंबर प्रश्न की ओर कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियां। सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार रूप में निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है नगरीय सभ्यता का विकास। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। ये नगर योजनाबद्ध थे। इन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी नगर जहाँ अभिजात वर्ग के लोग रहते थे और निचला नगर जहाँ साधारण लोग रहते थे। लेकिन यहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। सामाजिक परिदृश्य में आपसे सामंजस्य था। नगरों की चौड़ी सड़कें, जल निकास के लिए नालियों की व्यवस्था तथा पक्की ईंटों की इस सभ्यता की अन्य उपलब्धियाँ थी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, 2 नंबर पॉइंट, विभिन्न प्रकार के शिल्प हड़प्पा नगरों में से पुरातत्व। वेदों को जो चीज़ें मिली हैं, पुरातत्वविदों, यहाँ पर शब्द होगा पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने और चांदी जैसे कई धातुओं से बनाई गई थी। सोने व चांदी से गहने और बर्तन तथा सजावटी सामान, पत्थर के आकर्षक मनके, बांट, मोरे, खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर चित्रकारी, मूर्ति शिल्प, प्रेस के मनके तथा चूड़ियाँ यहाँ के शिल्प के प्रमुख उदाहरण हैं। खेती के लिए हल तथा अन्य उपकरणों का भी निर्माण किया गया। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 3, नगरों में शासक, साधारण लोग, लिपिक, शिल्पकार, स्त्री पुरुष व्यापारी रहते थे तथा नगरों में रहने वालों को किसान तथा चरवाहे खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार ये एक अनूठी सभ्यता थी जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक समग्र रूप से संतुलित समुदाय रहता था जहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। यहाँ के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 नंबर प्रश्न का आंसर है। अब आगे प्रश्न संख्या 3, कल्पना कीजिए कि आपको ये हड़प्पा से कालीबंगा तक की यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या हैं? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, कालीबंगा भारत के राजस्थान में है। हमारे पास हड़प्पा से कालीबंगा तक आने के 2 विकल्प हैं, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग, लेकिन इसमें लगने वाले समय का हम अनुमान नहीं लगा सकते। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 4, कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज भारत के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? तो उत्तर लिखना है आपको। भारत के यदि हम हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़े आश्चर्य लगेंगे। जैसे आज के समय में गैस सिलेंडर रखा हुआ होगा, गैस चूल्हा, मिक्सी, फ्रिज, आटा, ये सारी की सारी चीज़ें वर्तमान समय में, तो पुराने समय और वर्तमान समय में काफ़ी अंतर आ गया है।
बढ़ेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न 5, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों हाव भाव वस्तुओं की सूची बनाइए जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती हैं। तो इसका उत्तर है जो है मिट्टी से निर्मित हल्का लघु प्रतिरूप, कार्नेलियन के मोती, चूड़ियाँ, हाथीदांत का कंधा, पुरोहित राजा की मूर्ति, स्वास्तिक दर्शाती मोहर, त्रिमुखी देवता, लघु कांस्य नर्तकी, नमस्ते की मुद्रा में बैठी टेराकोटा की मूर्ति, प्यासे कुएं की कहानी, दर्पण, एक पक्की मिट्टी का टेराकोटा पात्र, भार तोलने का पत्थर, एक कांस्य छेनी, खेल बोर्ड तथा सोंटी, ये सभी वस्तुएं अभी भी 21वीं सदी में परिचित प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6, धोलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबंधित करती है? उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। धोलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया है। इसमें अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नलियों से जोड़ा गया है। धोलावीरा के जलाशयों की यह प्रणाली नगर में कुशल जल प्रबंधन के सोच को प्रतिबंधित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग किसी भी सामूहिक कल्याणकारी कार्य के लिए योजना बनाते थे तथा उसको कार्य रूप में परिणत करते थे और उसको अनवरत कुशलता से चलाए रखने के लिए कुशल प्रबंधन करते थे। संभवतः उस समय ऐसे कार्य ये सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर प्रशासन की मदद से करते थे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रश्न 7, मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई। ऐसा लगता है कि उनका नियमित रूप से रखरखाव किया जाता रहा और अनेक शताब्दियों तक उनका उपयोग किया जाता रहा। निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखना है जो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित एक नगर था जिसकी खुदाई 1924 में की गई थी। मोहनजोदड़ो में ईंटों से निर्मित 700 कुओं की गणना की गई। ऐसा लगता है कि पेयजल तथा स्नान आदि करने के लिए मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में कुआं तथा स्नान घर था। जल की व्यवस्था कुओं द्वारा की जाती थी, इसलिए उन कुओं का नियमित रूप से रखरखाव भी किया जाता था जिसके कारण अनेक शताब्दियों तक जल के लिए उनका उपयोग किया जाता रहा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रश्न 8, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। तो प्यारे बच्चों 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। वे नगर के जटिल कामों को सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर करते थे। नगरों को यद्यपि 2 भागों में बांटा गया था, एक अभिजातीय नगर, दूसरा निचला नगर अर्थात जनसाधारण का नगर, लेकिन वहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था। सभी लोगों में आपस में सामंजस्य था और सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन सामुदायिक आधार पर मिलजुल कर करते थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में एक रूप से संतुलित समुदाय था। इससे उसके नागरिकों में नागरिकता का उच्च भाव था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का जो है पाठ संख्या 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, इस चैप्टर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।